हुआ यारो, या हुआ फिर ऐसे? क्यों है पृथ्वी गोल? क्या है ब्लैक होल? सूरज में है गर्मी क्यों? चांद में है नरमी क्यों? सैटर्न को घेरे हुए खूबसूरत रिंग, साइज में यारो जुपिटर है प्लैनेट्स का किंग। वीनस की सुंदरता, यूरेनस की चाल, अपना सोलर सिस्टम यारो है बिल्कुल कमाल। यहाँ वहाँ देखो कितने सारे तारे, जी भर के देखो गैलेक्सी के नजारे। लेकिन सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। जब जागे तभी सवेरा, ये कैसे हो सकता है? आधी रात को जागने पर सवेरा नहीं, टोटल अंधेरा होता है। सवेरा तो सिर्फ सुबह ही होता है, जब चारों ओर सूरज की किरणें नाचती गाती हुई प्रकाश फैलाती हुई काली रात के अंधेरे को भगा देती हैं। सूरज से पृथ्वी को 1 घंटे में मिलने वाली ऊर्जा पूरी दुनिया की साल भर की ऊर्जा खपत से भी ज्यादा है। पर इतनी ऊर्जा सूरज के अंदर आती कहां से है? सूर्य हमारे सौर मंडल का एक अकेला सबसे बड़ा तारा है और सबसे चमकदार भी। हमारी धरती सूरज के आगे पीछे गोल गोल घूमती है। सिर्फ धरती ही नहीं, हमारे जीवन का लगभग हर पहलू सूर्य के इर्द गिर्द गोल गोल घूमता है। नहीं, इसमें कुछ भी गोलमाल नहीं है। सूर्य की किरणों और तपिश के फलस्वरूप ही पेड़ पौधे उगते हैं, जो हमारे समेत बाकी दुनिया का आहार बनते हैं। अगर पेड़ पौधों को सूरज की गर्मी और रोशनी न मिले तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। यही कारण है कि सूरज हमारी जिंदगी में इतनी अहम जगह रखता है और हमारे सौर मंडल में भी। अकेले सूरज में ही पूरे सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान है। अपनी पृथ्वी के मुकाबले सूरज 3,30,000 गुना ज्यादा भारी है। अगर सूरज खोखला होता तो 10 लाख से ज्यादा पृथ्वियां लगती उसे भरने में। यही नहीं, सूरज पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो सूरज पर आपको अपना वजन 2800 किलोग्राम लगेगा। अब सूरज पर आप अपना वजन कैसे ढोएंगे, आप खुद ही सोच लीजिए। मगर इसी गुरुत्वाकर्षण की बदौलत सूरज लगभग एक परफेक्ट गोला है। सिर्फ वजन और ग्रेविटी में ही नहीं, सूरज आकार में भी अपने सौर मंडल में सबसे बड़ा है। मात्र इसकी गोलाई 44 लाख किलोमीटर है। अगर साथ साथ जोड़कर सूरज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाई जाएं, तो 109 पृथ्वियां जुड़ेंगी। यही नहीं, अगर हम अपनी पृथ्वी को सुई की नोक माने तो सूरज का आकार एक बास्केटबॉल जितना होगा। दुनिया के हर हिस्से में सवेरा एक नई शुरुआत का प्रतीक है, शुरुआत दिन की दिनचर्या की। पर सूरज की शुरुआत कैसे हुई थी, यानी सूरज का जन्म कैसे हुआ था? इसके लिए ज्यादा नहीं, समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यही कोई 450 करोड़ साल पीछे, जब धूल और हाइड्रोजन गैस से भरा एक बादल घूमने और सिकुड़ने लगा, और ऐसा करते हुए वो बीच में से उभरने लगा और कोनों में से चपटा होने लगा। यही बीच में से उभरा हुआ हिस्सा बनने वाला था हमारा सूरज। काफी देर तक धूल और हाइड्रोजन गैस की घूमती ये विशाल गेंद सिर्फ एक गेंद ही रही, मगर जैसे ही ये गेंद थोड़ी और सिकुड़ी और आगे पीछे से इसने और ज्यादा हाइड्रोजन गैस और धूल इकट्ठा की, इस विशाल गेंद के बीचों बीच दबाव बहुत बढ़ने लगा और साथ में तापमान भी। जब तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो हाइड्रोजन एटम्स जुड़कर हीलियम एटम्स बनना शुरू हो गए, यानी आत्मनिर्भर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस तरह जन्म हुआ हमारे सौर मंडल की सबसे चमकदार चीज का, हमारे सूरज का। सूरज के जन्म के 1 करोड़ साल के बाद जन्म हुआ ग्रहों का। सख्त रॉकी ग्रह जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स सूरज के पास थे, जबकि विशाल गैस जायंट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ने अपने सौर मंडल के दूर दराज वाले ठंडे इलाकों में जगह बनाई।
ऐसे बना सूरज का परिवार, हमारा सौर मंडल। सूरज ज्यादातर सिर्फ दो पदार्थों से बना है, 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम। हाइड्रोजन ईंधन का काम कर रहा है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा लगातार हीलियम बनाता जा रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो छोटे एटम्स जुड़कर एक बड़ा एटम बनाते हैं। सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे काम करती है, इसके लिए हमें सूरज को अंदर से बाहर तक और ऊपर से नीचे तक समझना पड़ेगा। शुरू करते हैं सूरज के दिल यानी सबसे अंदरूनी हिस्से से, जिसे हम कोर कहते हैं। इस कोर में तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है और दबाव 1.5 लाख किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर होता है। इतने दबाव और इतने तापमान की वजह से कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया अपने चरम पर होती है। एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन से बने हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियाई सूर्य के कोर में जुड़कर हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। हालांकि साधारण परिस्थिति में दो प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कभी भी आपस में इस तरह नहीं जुड़ते, मगर फ्यूजन के फलस्वरूप बनने वाले हीलियम एटम्स के न्यूक्लियस का वजन दो हाइड्रोजन एटम्स के संयुक्त वजन से थोड़ा सा कम होता है। फ्यूजन के फलस्वरूप बनने वाले हीलियम एटम के न्यूक्लियस का वजन दो हाइड्रोजन एटम्स के संयुक्त वजन से थोड़ा सा कम होता है। असल में बाकी का वजन ऊर्जा यानी एनर्जी में परिवर्तित हो गया जब न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जुड़े। वही ऊर्जा जो सूरज से निकलकर फिर पृथ्वी पर पहुंचती है, रोशनी और गर्मी के रूप में। आइए देखें, E = mc² का इस्तेमाल करते हुए अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तो कितनी ऊर्जा बनेगी। सूरज के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ही अविश्वसनीय स्तर पर हो रहा है। हर क्षण 60 करोड़ टन हाइड्रोजन, 59.6 करोड़ टन हीलियम और बाकी का 40 लाख टन गर्मी और रोशनी में बदल रहा है। सूरज के कोर में जो ऊर्जा बनती है वो यूं ही उससे बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि परिस्थितियां कभी घनी और अव्यवस्थित होती हैं। आइए देखते हैं पृथ्वी पर इस ऊर्जा की ताकत। लीजिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक पेपर। अब सूरज से आ रहे प्रकाश को उस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उस पेपर पर फोकस कीजिए। क्या हुआ? जब धरती पर इन किरणों में इतनी ताकत है तो ऊपर क्या हो रहा होगा? कोर के एकदम बाहर होता है रेडिएटिव जोन, जहां फोटॉन्स जो रोशनी की गति से ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, आगे पीछे होकर बड़ी मेहनत से सूरज की सतह की ओर कदम बढ़ाते हैं। रेडिएटिव जोन में एक फोटोन अपने जैसे कई अरबों फोटोन से लड़ने भिड़ने के बाद बाकी फोटोन्स की तरह बड़ी आहिस्ता से सूरज की सतह की तरफ बढ़ पाता है। जैसे कि एक रग्बी प्लेयर गेंद लिए विरोधी टीम के 10 प्लेयर से नहीं, 100 प्लेयर से नहीं, 1000 या लाख या शायद अरबों प्लेयर से भिड़ते हुए आगे बढ़कर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए। ज्यादा नहीं, सूरज के कोर में पैदा होने वाली ऊर्जा को यही कोई 5 करोड़ साल लग जाते हैं सूरज की सतह तक पहुंचने में। कोर के साथ मिलकर रेडिएटिव जोन सूरज का 85% हिस्सा बनाते हैं। कोर के बाहर रेडिएटिव जोन और रेडिएटिव जोन के बाहर कन्वेक्टिव जोन। जी हां, कन्वेक्टिव जोन सूरज के अंदरूनी ढांचे का 15% हिस्सा बनाता है। यहां पर कोर से आ रही गर्म गैसेस सतह की ओर बढ़ती हैं, जबकि सतह पर मौजूद गैसेस को कोर में ढकेल दिया जाता है, जो कि फिर से गर्म होकर सतह की ओर बढ़ती हैं और सतह के नजदीक ठंडी गैसों को कोर की तरफ झुका दिया जाता है। यह साइकिल चलता रहता है। कन्वेक्टिव जोन के ऊपर होता है फोटोस्फीयर यानी सूरज की सतह। फोटोस्फीयर यानी लाइट प्लस स्फीयर, रोशनी का गोला, सूरज की वो लेयर जो हमें नजर आती है पीली और बहुत चमकदार। फोटोस्फीयर सूरज की बाहरी परत मात्र 100 किलोमीटर मोटी है। सूरज की सतह एक समान नहीं है, बल्कि गैस के विशाल बुलबुलों से भरी हुई है।
1000 किलोमीटर तक बड़े ये बुलबुले सूरज की सतह पर लगातार उठते रहते हैं। बुलबुले बनने की प्रक्रिया को ग्रेन्युलेशन कहते हैं। मगर सूरज पर बुलबुले नहीं, महाबुलबुले बनते हैं। सूरज पर होने वाली इस प्रक्रिया को सुपर ग्रेन्युलेशन कहते हैं। कुछ बुलबुले तो इतने बड़े बनते हैं कि उनमें बड़े आराम से 2 या 3 पृथ्वियां समा जाएं और फिर भी जगह बच जाए। सूरज की सतह पर मौजूद ये महाबुलबुले उसके महामैग्नेटिक फील्ड से जुड़े होते हैं। क्योंकि सूरज की सतह एक समान नहीं घूमती, इसलिए सूरज की मैग्नेटिक फील्ड्स मरोड़ खा जाती हैं। असमान सतह मैग्नेटिक फील्ड्स को इतना ज्यादा मरोड़ देती है कि वो मैग्नेटिक लूप्स बनकर सूरज की सतह से छलक जाती हैं। इन लूप्स के आधार पर होते हैं सन स्पॉट्स। चांद के चेहरे पर तो आपने दाग सुने होंगे, हम आपको दिखाते हैं सूरज के चेहरे पर ब्यूटी स्पॉट, सन स्पॉट्स। पृथ्वी के आकार जितने या उससे भी बड़े काले धब्बे। काले क्योंकि उन पर सूरज की बाकी सतह की तुलना में तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस कम होता है। साल 2001 इस शताब्दी का सनस्पॉट मैक्सिमम ईयर था, यानी जब सनस्पॉट साइकिल अपने चरम पर था। आओ करें हम तारों की सैर। हर सनस्पॉट के 2 भाग होते हैं, पेनाम्ब्रा जो कि सूरज की बाकी सतह से थोड़ा काला होता है, और अम्ब्रा जो सूरज की बाकी सतह से ज्यादा काला होता है। जैसे कि किसी परछाई के 2 भाग होते हैं, बीच वाला ज्यादा काला और उसे घेरे कम काला। इन दोनों भागों में एक मजेदार प्रक्रिया होती है जब गैस अम्ब्रा से पेनाम्ब्रा में साइफन फ्लो होती है। इस प्रक्रिया को उसको खोजने वाले वैज्ञानिक एवरशेड के नाम पर रखा गया है, यानी एवरशेड फ्लोज। और एवरशेड ने ये खोज हमारे भारत की कोडाईकनाल ऑब्जर्वेटरी से की थी। सनस्पॉट्स काले तो होते हैं, मगर दिल वाले होते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये जोड़ों में घूमते हैं। लीडिंग सनस्पॉट जो आगे होता है और ट्रेलिंग सनस्पॉट जो पीछे होता है। मजेदार बात यह है कि हर एक जोड़े में लीडिंग सनस्पॉट और ट्रेलिंग सनस्पॉट की मैग्नेटिक पोलैरिटीज अलग होती हैं। लीडिंग सनस्पॉट की पोलैरिटी अगर नॉर्थ होती है तो ट्रेलिंग सनस्पॉट की पोलैरिटी साउथ। आइए अब बात करते हैं सनस्पॉट साइकिल की। 11 साल का एक ऐसा सनस्पॉट चक्र जिसके शुरू में इक्वेटर से दूर कुछ स्पॉट्स उभरते हैं। जैसे जैसे वो इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जब तक कि वो एक चरम पर पहुंच जाती है। फिर वो धीरे धीरे घटने लगते हैं और इक्वेटर तक पहुंचते पहुंचते सबसे कम रह जाते हैं। इस प्रक्रिया में 11 साल लगते हैं। साल 2001 इस शताब्दी का सनस्पॉट मैक्सिमम ईयर था, यानी जब सनस्पॉट साइकिल अपने चरम पर था। हिसाब से अगले सनस्पॉट मैक्सिमम की संभावना सन 2011 में है। मगर 2008 में इस शताब्दी के सबसे कम सनस्पॉट्स देखे गए और साल 2009 में 31 मार्च तक सनस्पॉट्स की संख्या और भी कम थी। सनस्पॉट्स की संख्या सूर्य की गतिविधि पर निर्भर करती है। जब सूरज के अंदर गतिविधि तेज होती है तो ज्यादा सनस्पॉट्स उभरने लगते हैं, और जब सूरज थोड़ा सा शांत होता है तो कम स्पॉट्स निकलते हैं। सनस्पॉट्स के साथ एक बहुत ही मजेदार किस्सा भी जुड़ा हुआ है। 1718 में अंग्रेज एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल की यूरेनस की खोज ने दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स में एक दौड़ सी शुरू कर दी। दौड़ नए ग्रह ढूंढने की। इस दौड़ में सबसे आगे एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर हाइनरिक श्वाबे भी शामिल थे, मगर वो दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स से थोड़े अलग थे। जहां बाकी एस्ट्रोनॉमर्स यूरेनस से आगे नए ग्रह की तलाश में लगे हुए थे, वहीं हाइनरिक ने मरक्यूरी के ऑर्बिट के अंदर नया ग्रह ढूंढने का बीड़ा उठाया। मगर सूरज से बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण इस ग्रह का मिलना बहुत मुश्किल था। फिर भी हाइनरिक के अनुसार इस ग्रह को खोजने का एक तरीका था। जब भी वो सूरज के आगे से गुजरे, काले धब्बे के रूप में उसे खोज लिया जाए। 1826 से लेकर 1843 यानी 17 साल तक लगभग रोज हाइनरिक सूरज के काले धब्बों का अध्ययन
करते रहे। हालांकि कोई ग्रह तो उन्हें नहीं मिला, मगर सूरज के काले धब्बों यानी सन स्पॉट्स के घटने बढ़ने की काफी अहम जानकारी उन्होंने प्राप्त कर ली। और ये जानकारी थी 11 साल के सन स्पॉट साइकिल की। 1857 में हाइनरिक को इस अनमोल खोज के लिए रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने गोल्ड मेडल देकर बाकायदा सम्मानित भी किया। फोटोस्फीयर के ऊपर होता है क्रोमोस्फीयर, जो कि सूरज की सतह से ज्यादा गर्म होता है। यहाँ तापमान 6000 से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये घर है सूरज पर होने वाली कुछ सबसे दिलकश और प्रचंड प्रक्रियाओं का, जिनमें से एक है सोलर फ्लेयर्स, हमारे सौर मंडल में होने वाले सबसे ओजस्वी और बलवान विस्फोट, यूं कहिए महाविस्फोट, जो विशाल मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, मानो करोड़ों एटम बॉम्ब्स एक साथ फट रहे हों। सोलर फ्लेयर के दौरान सूरज में मौजूद प्लाज्मा पदार्थ 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है और अविश्वसनीय ऊर्जा के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में दूसरे रेडिएशंस जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स-रेज और अन्य कण चारों ओर फेंकते हैं। जब ये कण धरती के ऊपरी वातावरण से टकराते हैं तो इनका मिलन पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से होता है, और अगर ये कण एक खास तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से भिड़ें तो ये मैग्नेटिक स्टॉर्म यानी आंधी का कारण बन सकते हैं। जैसा कि मार्च 1989 में कनाडा के क्वेबेक प्रांत में इसी आंधी के कारण कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ। सोलर फ्लेयर से निकले ये विनाशकारी कण किसी भी सैटेलाइट तक को बेकार कर सकते हैं। सोलर फ्लेयर्स सन स्पॉट्स के आसपास होते हैं। जब सूर्य गतिविधि तेज होती है ये तभी होते हैं। पर इन मैग्नेटिक स्टॉर्म्स का एक दूसरा बिल्कुल अलग पहलू भी है, खूबसूरत पहलू। मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आसमान में दिलकश, चमकदार और रंगीन प्रदर्शन भी पैदा कर सकते हैं। ये खूबसूरत प्रदर्शन सूरज से आए चार्ज्ड कणों की वजह से होता है, जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते हैं। सोलर फ्लेयर्स सन स्पॉट्स के आसपास होते हैं और छोटे स्तर पर लगभग रोज और बड़े स्तर पर हफ्ते में एक बार होते हैं। क्रोमोस्फेयर के आगे होता है कोरोना, 10 लाख डिग्री सेल्सियस वाला अत्यंत गर्म इलेक्ट्रिकल गैस का क्षेत्र, जिसका आकार सूरज पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करता है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि इतना गर्म होने के बावजूद भी अगर आप अपना हाथ इसमें डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है। आमतौर पर कोरोना नजर नहीं आता। हाँ, अगर सूर्य ग्रहण हो तो टोटैलिटी के दौरान कोरोना जरूर नजर आएगा। आए दिन यहाँ कोरोनल मास इजेक्शंस यानी महाविस्फोट होते रहते हैं, जिसमें करोड़ों टन सौर पदार्थ अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। सोलर फ्लेयर्स की तरह ये भी जहाँ एक तरफ पृथ्वी पर संचार और बत्ती गुल कर सकते हैं, वहीं पोल्स पर खूबसूरत और चमकदार आसमानी प्रदर्शन भी पैदा करते हैं। सोलर विंड्स यानी सौर तूफान 400 किलोमीटर प्रति क्षण की गति से सूरज के कोरोना से निकलने वाली आंधियां होती हैं। मैग्नेटोस्फीयर ग्रह को घेरे वो क्षेत्र होते हैं जहां उस ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव होता है। क्योंकि सोलर प्लाज्मा चार्ज्ड होते हैं, इसलिए वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में फंसने के बाद मैग्नेटोस्फीयर के इर्द गिर्द समा जाते हैं। यही कारण है कि मैग्नेटोस्फीयर के कवच की बदौलत पृथ्वी पर जीवन पनपा है। सूरज में इतना ईंधन है कि वो अभी 400 से 500 करोड़ साल और जीवित रहेगा। आओ करें हम तारों की सैर। कम घनत्व के बावजूद सोलर विंड्स और उसके साथ बाहरी मैग्नेटिक फील्ड इतनी शक्तिशाली होती है कि वो ग्रहों के मैग्नेटोस्फीयर का आकार निर्धारित कर देती है। सोलर विंड्स पृथ्वी के सूरज की ओर वाले मैग्नेटोस्फीयर के हिस्से पर दबाव डालकर अंदर धकेल देती है। इसके कारण सूरज की ओर वाले पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के हिस्से में एक शॉक वेव उत्पन्न होती है, जिसे बो शॉक कहते हैं। इसका आकार नदी में किसी चलती हुई बोट के पीछे पानी में बनने वाले पैटर्न की तरह होता है। इससे ज्यादातर सौर कणों की गति कम हो जाती है और वो घूमकर पृथ्वी के दूसरे हिस्से में आ जाते हैं और इस हिस्से के मैग्नेटोस्फीयर के भाग को खींचकर लंबा कर देते हैं। मैग्नेटोस्फीयर की इस पूंछ को मैग्नेटोटेल कहते हैं। इस तरह सोलर विंड्स पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को आकार देते हैं।
आज सूरज की उम्र 450 करोड़ साल है, मगर भविष्य में एक दिन उसका हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा और वो अपने मौजूदा आकार से 250 गुना बड़ा हो जाएगा। मगर धरती पर उससे कई सौ साल पहले ही जिंदगी खत्म हो जाएगी, जब बढ़ती हुई तपिश के कारण पृथ्वी पर पानी सूख जाएगा और उसके साथ जीवन भी। मगर अभी वो वाली दिल्ली दूर है, क्योंकि आज सूरज में इतना ईंधन है कि वो अभी 400 से 500 करोड़ साल और जीवित रहेगा। उम्मीद है सूरज महाराज से मिलकर आपको मजा आया होगा। वो मिजाज के थोड़े गर्म हैं, मगर दिल के बहुत नर्म हैं। इसीलिए तो अपनी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है और उनकी बदौलत ही हमारे पास गर्मी है और रोशनी है, जो हमें जीवन की राह दिखाती है। अब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि सूरज पर तो कभी रात होती ही नहीं। आओ करें हम तारों की सैर। इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपने सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in। ये सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। यूनिवर्स का जन्म हुआ कब और कैसे, वैसे हुआ यारो या हुआ फिर ऐसे? क्यों है पृथ्वी गोल, क्या है ब्लैक होल? सूरज में है गर्मी क्यों, चांद में है नरमी क्यों, सैटर्न को घेरे हुए खूबसूरत रिंग, साइज में यारो जुपिटर है प्लैनेट्स का किंग। वीनस की सुंदरता, यूरेनस की चाल, अपना सोलर सिस्टम यारो है बिल्कुल कमाल। यहाँ वहाँ देखो कितने सारे तारे, जी भर के देखो गैलेक्सीज के नजारे, लेकिन सबके साथ